किसी राष्ट्र को युद्ध से अस्थायी रूप से आप गुलाम बना सकते हैं, लेकिन अगर वैचारिक रूप से गुलाम बना दें तो वो अस्थायित्व आ जाता है उस गुलामी में। तो अंग्रेजों की ये षड्यंत्र था, मैकाले ने इसका नेतृत्व किया कि कैसे हम पूरे भारत के मानसिक भावभूमि को हम ये साबित कर दें कि तुम तो बिल्कुल नितांत पिछड़े जंगली बर्बर रहे हो। कि संग क्षद्दम संवदद्दम संवो मनान से जानता, एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ विचार करो। ऐसी संस्कृति में इतने वर्गीय विभाजन जो हो गए और अस्पृश्यता के स्तर तक हम पहुंच गए, ये हमारी परंपरा नहीं रही है। अगर स्कूल एजुकेशन में आपने अवचेतन को ठीक से नहीं गढ़ा तो कोई भी बाद का प्राप्त ज्ञान अवचेतन की जो धारणाएं हैं उसी के अनुसार ही संचालित होंगी। इसलिए स्कूल एजुकेशन तो अपने परिवेश के साथ जुड़ा होना चाहिए, अपने मूल्यों के साथ जुड़ा होना चाहिए, और भारतीय शिक्षा बोर्ड का मेरुदंड ही। बौद्ध सम्मेलनों की जो चर्चा होती है, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की बात जो पाश्चात्य के लोग करते हैं, उसका ऐसा अनूठा उदाहरण उपनिषदों के शास्त्रार्थ, बौद्ध सम्मेलनों, जैन सम्मेलनों में जिस उत्कृष्ट स्तर का मिलता है। एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, मुझे याद, मैं जोड़ना चाहूंगा उसको। शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां दो विद्वानों में शास्त्रार्थ हो रहा हो और उसका न्यायाधीश के रूप में एक स्त्री विदुषी, और वो स्त्री विदुषी पर इतनी तटस्थता, निष्पक्षता की प्रामाणिकता थी कि एक प्रतिभागी मंडन मिश्र की पत्नी थी वो। अच्छा। और उस शास्त्रार्थ के बाद उस विदुषी ने शंकराचार्य को विजयी घोषित किया और मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य हो गए। ऐसा अद्भुत उदाहरण पूरी दुनिया में प्राचीन काल में नहीं मिलेगा। और उस देश को आप कह रहे हैं सात सफेरों का देश, जहां गार्गी जैसी विदुषी याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते करते याज्ञवल्क्य को कहना पड़ गया कि अति प्रश्न नहीं देवी, उस देश को आप कहते हैं कि स्त्री शिक्षा की विरोधी। जिस देश में महिदास जैसे ऋषि वेदों के मंत्र दृष्टा रहे हों, घोषा पाला दिव्यांग होते हुए, कुछ रोगी होते हुए वेदों की ऋषिकाएं हैं मंत्र दृष्टा, ऐसे देश को अगर कोई ये कहता है कि सांप और सपेरों का देश रहा है, पिछड़ों का देश रहा है, विभाजन का देश रहा है, तो वो मात्र और मात्र साजिश थी। और ऐसा ये भी नहीं था सर्वेश को जानते नहीं थे जो मैं बोल रहा हूं, वो खूब जानते थे। और एक ये भी उदाहरण है, कहीं आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, कि उस कालखंड में जब मैकाले ने 1835 में एक्ट लाया तो उससे पार्लियामेंट में बोला, अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि उस देश में प्रत्येक गांव में एक पाठशाला है। और मद्रास में मुनरो उनका गवर्नर जनरल था, उसने सर्वे किया तो 2,30,000 सिर्फ विद्यालय मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। तो उसने पार्लियामेंट में कहा कि अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो ये इनकी परंपरा को, शिक्षा पद्धति को समाप्त करना और अपनी शिक्षा पद्धति को थोपना होगा, उसमें श्रेष्ठता साबित करनी होगी। ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा आपको कि मैत्रेयी उपनिषदों के काल में याज्ञवल्क्य जब अपनी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का विभाजन करते हैं दो पत्नियों के बीच में, मैत्रेयी और कात्यायनी, तो मैत्रेयी कहती हैं कि जिस वस्तुओं से मुझे अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता ऋषि, उसको लेकर मैं क्या करूं? मुझे तो ज्ञान दो कि अमरत्व कैसे प्राप्त होगा, मैं ब्रह्मांड की विद्या को कैसे जानूंगी। जहां नारद जैसा व्यक्ति हर विद्या में निष्णात था, लेकिन वो सनत कुमार के पास जाके कहते हैं कि मैं तो वैदिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, संगीत ज्ञान सब में तो पारखी हूं, लेकिन आत्मविद्या नहीं जानता, मुझे आत्मविद्या दो। जहां जानुश्रुति जैसा विचारक, मंत्रदृष्टा, वह एक रथकार रैक्वा से जाकर के जीवन के आध्यात्मिक मर्म को समझने के लिए शिष्य बनता हो, उस देश को विभाजनकारी और पिछड़ा घोषित करना
ये उन मूर्खता है, षड्यंत्र है, और उसी को सही स्वरूप में उभारना और उसको सही मूल्यों को आम बच्चों के अवचेतन में बैठाना, ताकि जितनी भी कालांतर की विभाजनकारी शक्तियां हैं उनसे वो उनका परे हो जाए और एक समर्थ नेतृत्वकारी मूल्यों के साथ एक ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ा जाए जो विश्व को भारत के माध्यम से पुनः मार्गदर्शन देने की क्षमता। और ये कहा जाता है कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में शिक्षा पद्धति है उसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सी होती है और ये कहा जाता है ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है, बल्कि जो हमारी पहले की चीजें रही हैं, जो हमारी थाती रही है, उसके साथ छेड़छाड़ करके हमें कुछ और बताया गया है। ऐसे में एक नया बोर्ड तैयार किया गया जिसका नाम दिया गया भारतीय शिक्षा बोर्ड, और उसको स्वदेशी बोर्ड के साथ ये कहा जाता है कि एक राष्ट्रीय बोर्ड है कि आने वाले वक्त में अब इसी बोर्ड के तहत शिक्षा दी जाएगी। ये बोर्ड क्या है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इसी के लिए आज हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एनपी सिंह साहब के साथ बैठे हुए हैं और यही जानने के लिए कि आने वाले वक्त में ये बोर्ड किस तरह से काम करेगा, क्या इस बोर्ड के द्वारा रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, शिक्षा पद्धति तो बदलेगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये शिक्षा पद्धति ही ऐसी है कि बेरोजगारी फैलाती है जो प्रेजेंट टाइम में है। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं है, भारतीय शिक्षा बोर्ड है क्या और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित एक, जैसा आपने बोला, कि राष्ट्रीय बोर्ड है और जिसका उद्देश्य है पुरातन ज्ञान परंपरा का आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय करते हुए शिशु को गढ़ने की प्रक्रिया। ओके। आप जानते हैं सर्वेश जी कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज के अभ्युदय के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वहां की शैक्षणिक पद्धति किस रूप में क्रियाशील है, और किसी भी समाज के विकसित होने का सबसे सर्वोत्कृष्ट मानक होता है कि वह सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर है कि नहीं। और बहुआयामी आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि मूल्यों के आधार पर शिशु का शिल्प, शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया उस राष्ट्र के, उस समाज की सांस्कृतिक यात्रा के साथ, अगर वो अपनी जड़ों से कट जाता है तो किसी भी प्रकार के बोध का, ज्ञान का, कौशल का उपयोग उस रूप में नहीं कर पाता जो राष्ट्र के एक सावयव के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ अनुनाद रखता हो, रेजोनेंस रखता हो। इसलिए मौलिक रूप से किसी भी देश की शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो वहां की सांस्कृतिक आत्मा से आप्लावित हो। अगर वहां के कल्चरल सोल से अगर अभिसिंचित नहीं है शिक्षा, तो आधुनिक विज्ञान और आधुनिक ज्ञान, आधुनिक कौशल मात्र उस राष्ट्र को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने में सक्षम नहीं हो सकता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल उद्देश्य यही है, और मैं आपको इसमें और जोड़ना चाहूंगा, आधुनिक जितने भी शिक्षाविद हैं प्रारंभ से भी मानते रहे और आज भी मानते हैं, और हमारी जो विराट गुरुकुल परंपरा थी भारत की, वो मौलिक रूप से 16 संस्कारों पर आधारित थी। अगर आप 16 संस्कारों को देखेंगे जो वैदिक संस्कार हमारे हैं, वेदांगों में जिनकी चर्चा है, उन संस्कारों में से 16 में से 75% संस्कार, 10 संस्कार 11 वर्ष से कम उम्र में ही हो जाते हैं। और आज के जो आधुनिक बायोफिजिसिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि गर्भ से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक, मुख्यतः जब वो भौतिकी की भाषा में मैं कहूं, जो अल्फा, थीटा, बीटा, गामा रेस के रूप में उसके वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, क्योंकि हम सभी लोग बेसिकली एक पार्टिकल हैं जो एक ऑसिलेटिंग वेव है, कंपन युक्त ऊर्जा है। तो उसको उन्होंने व्याख्यायित किया अल्फा, थीटा, बीटा और गामा के रूप में, और उन्होंने कहा कि इस समय जो भी उन्हें इन्वायरमेंटल सिग्नल
जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक पर्यावरण से जो भी उन्हें प्राप्त होता है वह उनके अवचेतन का निर्माण करने का आधार बनता है। और पूरा जीवन सर्वेश जी किसी व्यक्ति का इन गर्भ से लेकर 14 वर्ष की उम्र में जो अवचेतन निर्मित हो जाता है, जिस रूप में, जिस मूल्यबोध के साथ, उसी के अनुरूप पूरा जीवन उसका संचालित होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर हमारी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आप कोई भी शिक्षा दे दीजिए, अगर स्कूल एजुकेशन में आपने अवचेतन को ठीक से नहीं गढ़ा तो कोई भी बाद का प्राप्त ज्ञान अवचेतन की जो धारणाएं हैं उसी के अनुसार ही संचालित होंगी। इसलिए स्कूल एजुकेशन तो अपने परिवेश के साथ जुड़ा होना चाहिए, अपने मूल्यों के साथ जुड़ा होना चाहिए, और भारतीय शिक्षा बोर्ड का मेरुदंड ही। आप ये कहते हैं कि अपने मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। जब तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं थी, जिन चीज़ों की बात आपने की, जिसपे आज विज्ञान कहता है कि ये 16 संस्कार हो जाने चाहिए, सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, यही चीज़ तो पहले थी। पहले अपने मूल्यों की ही तो शिक्षा दी जाती थी। तो फिर ये क्यों कहा गया कि भारत अशिक्षित है, भारत इस तरह का देश है जहाँ कुछ होता ही नहीं है? ये बात तो आज भी लोग कहते हैं ना, इस पर बातचीत तो होती है ना। तो आपको ये डर नहीं कि ये बोर्ड अगर फिर से मूल्यों पे लौटेगा तो फिर से वो लॉबी ये कहेगी कि नहीं नहीं, आप तो फिर कुछ नहीं जानते, आप तो रूढ़िवादिताओं में फंस गए? देखिए, ऐसा है ना कि जो आपने बहुत सही सवाल उठाया, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो शाश्वत होते हैं। रूढ़िवादी वो मूल्य होते हैं जो सामाजिक समीकरणों के बदलाव के साथ अपनी उपादेयता खो देते हैं। लेकिन भारत के अगर मूल्यों को, अगर समुच्चय को देखें, हमने उसकी सूचीबद्ध किया। वेदों का मूल्य मूलतः केंद्रित था अभ्युदय निश्रेयस पर। उपनिषदों के मूल्यबोध, यत्र सर्वाणि भद्राणि आत्मनि अनुपश्यति, ईसा वाष्यविदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम, या बुद्ध का 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग, जैन का पंच महाव्रत, गीता के 16वें अध्याय का दैवी संपद गुण, अगर उनको आप एक जगह सूचीबद्ध करें और पूरी दुनिया में आधुनिकतम समाज विज्ञान के लोग जिन मूल्यों की श्रेष्ठता की वकालत करते हैं, वो सारे मूल्यबोध हमारे इन मूल्यों में अंतर्निहित हैं, और मात्र शाब्दिक अर्थ के रूप में नहीं, बल्कि और अधिक उदात्त भाव से, और अधिक हायर प्लेन पर, और अधिक डीपर थॉट के साथ, और अधिक गंभीरतम रूप से सन्निविष्ट है उसमें। सर, दुर्भाग्य तो यही है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं या वैदिक चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो यही कहते चले आ रहे हैं जो अभी आपने बताया। और ये सच है कि पूरे वर्ल्ड का जो मोटिवेशनल ज्ञान है वो हमारे गीता पे ही आधारित है या बुद्ध के दर्शन पे है। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या इसको माना जाए कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा प्रणाली है उसके साथ षड्यंत्र किया गया और ये दिखाया गया कि हिंदुस्तान साफ सपेरों का देश है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं? देखिए, जब भी राष्ट्र में ना, हमारे साथ क्या दुर्भाग्य हुआ कि हम चूंकि एक प्राचीनतम संस्कृति के लोग हैं, सभ्यता के लोग रहे भारत की धरती, और वास्तव में भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि पूरे विश्व को धीरे धीरे प्रमाण और मिलते जा रहे हैं कि मूल्यों के स्तर पर और सांस्कृतिक जीवन पद्धति के विषय में भारत ने हमेशा पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप। लेकिन होता क्या है कि किसी भी सांस्कृतिक विकास यात्रा में एक पूर्णता के बोध की ग्रंथ भी आ जाती है, कॉम्प्लेसेंस। और उसमें ये भी होता है कभी कभी कि आप एक समाज विज्ञान का है कि जब वो कालांतर में, समय कालखंड के साथ जिस परिवेश और जिस मूल्यबोध के साथ वो जीवन कौशल विकसित होता है, जीवन मूल्य विकसित होता है, कालांतर में उसमें विकृतियां भी आ जाती हैं, न्यस्त स्वार्थों के तहत, वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत। ये मनुष्य का जो वैयक्तिक मनोविज्ञान है, लोभ क्रोध मोह, जिसके निवारण के लिए बार बार हमारे शास्त्रों में चर्चा की गई है, उसके कारण से हमारे जो शाश्वत मूल्यों का व्यावहारिक रूप से जो प्रयोग था उसमें विकृतियां आई, और उस विकृतियों ने हमें
आपस में विभाजक रेखाएं खींच दी और उस विभाजन का इतना प्रतिफल बुरा हुआ कि हमें मूलतः 1000 शताब्दी के बाद, ईसा के बाद जी अनेक ऐसे आक्रांत आए जिन्होंने हमें बहुत आसानी से हमारे विभाजन का लाभ उठाकर यहां पर राज्य करने की, आधिपत्य करने की कोशिश की। तो उनकी कोशिश क्या रहती, सर्वेश जी? मैं जानता हूं अगला प्रश्न क्या होगा। उनकी कोशिश ये होगी, जो भी आक्रांता हो, कि हम अपनी स्थिरता कैसे बनाएंगे। जी अगर किसी समाज में कोई व्यक्ति आधिपत्य चाहता है तो पहले उसकी कोशिश ये होती है कि उस समाज की जो मौलिक नाभिक तत्व है, न्यूक्लियस है, उस पर प्रहार किया जाए, कि ये बता दिया जाए कि तुम्हारी जो सांस्कृतिक यात्रा है वह हमारी सांस्कृतिक यात्रा या हमारे धार्मिक बोध, सांस्कृतिक बोध, सामाजिक बोध से खराब है, हम उत्कृष्ट हैं। यह बोध लाने के लिए जरूरी है। तो कैसे आएगा? वो यही आएगा कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जिसके कारण से मूल्यों का सनातन प्रवाह चल रहा था, उसको पहले नष्ट करो। नष्ट करो, यही हुआ है। तो उसको उन्होंने नष्ट किया और बाकी जो आक्रांता थे उनका तो एक फार्मूला, हिट फार्मूला था, धर्म पर केंद्रित जी, युद्ध केंद्रित, धर्म केंद्रित, कि धर्म परिवर्तन करा लो तो हमारी सांस्कृतिक उत्कृष्टता साबित हो जाएगी। लेकिन कालांतर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने और गहरे में गुलामी की मानसिकता हमारे समाज में लाने के लिए बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे हम ये युवाओं में डाल दें ये बीज कि पाश्चात्य मूल्यबोध ही श्रेष्ठतम है और हमारे यहाँ जो भी विकृतियां हैं समाज में जो दिख रही थी युवाओं को, समाज को, मूलतः अगर आप देखेंगे 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो उस समय के जितने भी समाज सुधारक हैं उनके मन में यही बोध था कि जो पाश्चात्य शिक्षा के बिना शायद हम मानवीय मूल्यों के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, मानवतावाद के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। और उसमें यूरोप में उदारवादी मानवतावाद, समाजवादी मानवतावाद और विकासवादी मानवतावाद, 3 तरह के मानवतावाद की अवधारणाएं आई थी और हमारे यहाँ के युवा उससे इतने आकर्षित होने लगे। ये कैसे आकर्षित हुए? पाश्चात्य शिक्षा पद्धति जो मैकाले का विषय था कि इन्हें पहले ये घोषित करो कि ये मान ले अंदर से, संवेदना और ज्ञान दोनों स्तर पर मान ले कि भारत जो है पीछे है, वो पिछड़ा है, वह प्रतिक्रियावादी है, वो विभाजनकारी है। तो ये भावना डालने के लिए मैकाले ने पूरा अपने देश के लिए किया उसने, लेकिन हमारे देश के लोगों को सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन वो जो सवाल आपने पकड़ लिया जो मैं पूछने वाला था वो आपने पहले ही बोल दिया। लेकिन उसी से एक जुड़ा हुआ एक सवाल दूसरा मेरा ये है, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो पहली लड़ाई मुझे होगी लगता है वो आधुनिक जो शिक्षाविद है ना उनसे होगी। तो कैसे आप उनके बीच में ये हटाते हुए कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे, क्या रूपरेखा होगी इसकी? मैंने जो अभी बहुत सारे शिक्षाविदों से बात किया विगत अपनी इस 2.5 साल की भारतीय शिक्षा बोर्ड की यात्रा में, मुझे ऐसा लगता है कि देश का जनमानस और बहुतायत बौद्धिक वर्ग इस तथ्य को अब आत्मस्वीकृति के पूर्ण स्तर पर आ गया है कि जब तक भारतीय शिक्षा पद्धति भारतीय मूल्यों के साथ और आधुनिक विज्ञान से समावेशित करते हुए नहीं आगे बढ़ेगी तब तक देश को हम आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 95% लोग इस देश के इस बात को स्वीकारते हैं। हाँ, एक उनके दिमाग में संकोच है कि क्या जो समाज में बहुत सारी विकृतियां और विभाजन आए, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका रिवाइवल होने वाला है, उनकी वापसी होने वाली है? नहीं, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाह रहा हूं कि हम पूरे देश को ये बताना चाहेंगे अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से और बच्चों का अवचेतन का निर्माण इस तरह करेंगे तो उन्हें ये मालूम हो जाए कि विभाजनकारी जितनी भी विचारधाराएं हैं वो भारत की संस्कृति का वास्तविक मूल्य है ही नहीं। उसकी वास्तविक आत्मा तो एकात्मता है, एकत्व है, विश्व बंधुत्व है,
संग क्षद्वम संवदध्वम सम्मनांस जानता देवा भागे यथा पूर्वे। ये जो कॉन्सेप्ट था कि संग क्षद्वम संवदध्वम सम्मो मनांस जानता, कि एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ विचार करो। ऐसी संस्कृति में इतने वर्गीय विभाजन जो हो गए और अस्पृश्यता के स्तर तक हम पहुंच गए, ये हमारी परंपरा नहीं रही है। यही कि पहले ये नहीं था, छुआछूत जो इसकी बात हो रही है वो पहले नहीं था। अच्छा, आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप शायद इसको अच्छे तरह से इसकी व्याख्या कर पाए कि एक जगह मैं पढ़ रहा था, वो कहाँ से मुझे वो पत्रिका मिली थी, मुझे ये तो मतलब अभी नहीं ज्ञान हो रहा कि वो कहाँ से मैं उसको पाया था। उसमें लिखा था कि हम बात करते हैं कि हमारी सदियों पुरानी परंपराएं हैं, ये जो सारी चीजें हैं जो आज पूरा विश्व ले रहा है, ये तो हमारे पास कई हजार साल पहले से है। तो वो कौन लोग थे जो इन्होंने हिंदुस्तान को साफ सपेरों का देश कहा? कहते हैं कि हम ये पढ़ते आए थे कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, जबकि मैंने पढ़ा कि वो इतना चालाक लोग थे कि उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान से उस जमाने में कपास और कई तरह की चीजों का जो है निर्यात हुआ करता था, तो वो उस जहाज को फॉलो करते करते इंडिया का रास्ता ढूंढा था, ना कि इंडिया ढूंढा था, ताकि वो इसके साथ साजिश कर पाए। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पहनावा बड़ा अजीब है, लेकिन जबकि देखें तो हिंदुस्तान के जितने राज्य और जितने जिले अगर वहां जाएं तो इतने तरह के पहनावे कि अगर हम रोज एक कपड़ा बदलें तो भी साल में पूरा नहीं होंगे। अगर हम बोली भाषा के लेवल पे जाएं तो भी हम समृद्ध हैं, जाने कितने, अगर हम रीजनल चीजों पे चले जाएं तो जाने कितनी तरह की बोलियां हमारे पास हैं। लोग कहते हैं खान पान के मामले में मुझे लगता है हिंदुस्तान से ज्यादा समृद्ध कोई देश ही नहीं होगा जहां जितने तरह के व्यंजन बनते होंगे। तो इन सारी चीजों पे मैं ये जानना चाहूंगा, किसने ये बताया कि हिंदुस्तान साफ सपेरों का देश है, इसके पास कुछ नहीं है? मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो ब्रिटिश आक्रांता थे उनको ये लगा कि अगर भारत के लोगों को ये पता चल जाए कि भारत के प्राचीन मूल्यबोध और शास्त्र और यहाँ का ज्ञान विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, भौतिक पदार्थों का ज्ञान उत्कृष्ट रहा है, तो वो फिर हमारी एक गुलाम मानसिकता के कैसे होंगे? तो किसी राष्ट्र को युद्ध से अस्थायी रूप से आप गुलाम बना सकते हैं, लेकिन अगर वैचारिक रूप से गुलाम बना दें तो वो अस्थायित्व आ जाता है उस गुलामी में। तो अंग्रेजों की ये षड्यंत्र था, मैकाले ने इसका नेतृत्व किया कि कैसे हम पूरे भारत के मानसिक भावभूमि को हम ये साबित कर दें कि तुम तो बिल्कुल नितांत पिछड़े जंगली बर्बर रहे हो। यही हुआ। जबकि आप अगर वेदों को ही देखें, हजारों साल पहले, जो पाश्चात्य के लोग भी मानते हैं कि उसकी तिथि निर्धारित नहीं हो सकती, उनके कालखंड की, उनकी सारी ऋचाओं के अगर देखें, उपनिषदों को देखें, तो बार बार प्राणियों में, मनुष्य में ही नहीं बल्कि समस्त वनस्पतियों, ब्रह्मांड, ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं में भी एकत्व के सूत्र तलाशने की संस्कृति हमारी रही। और शायद ही विज्ञान की कोई शाखा ऐसी हो, टेक्नोलॉजी की कोई शाखा ऐसी हो, ठीक है, उस समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई। और सबसे बड़ी ताकत जो भारत की रही, जो डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की बात करते हैं पाश्चात्य के लोग, जैसा आप खुद चर्चा कर रहे थे, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, हर तरह से विविधता में सौंदर्य देखने की हमारी परंपरा रही। विविधता को विभाजन के लिए नहीं जी, विविधता में सौंदर्य देखना, विविधता में शक्ति देखना, विविधता में पुरुषार्थ देखना। और कुंभ इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दुनिया के किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होता था कि उस देश में हजारों साल पहले से परंपरा हो कि जितने भी मत परंपराएं और विचार पद्धतियां हो, विश्वास पद्धतियां हो, वहां एक स्थान पर एकत्रित होकर पारस्परिक शास्त्रार्थ करते हैं। ये मतलब मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत का चंक है ना, ये बहुत इस तरह का है कि लोगों की आंखें खोल देगा, क्योंकि इसमें कई रेफरेंस आपने ऐसे दिए हैं कि अगर वो जाकर के गूगल डालें तो उनको मिलेगा। ये एक और नई चीज़ जानना चाहूँगा कि ये तो सही है कि एक दिन मैं सुन रहा था बाबा रामदेव जी बोल रहे थे कहीं पे कि जब बात होगी हिंदुस्तान के शिक्षा पद्धति के बर्बाद करने की तो नाम लिया जाएगा लॉर्ड मैकाले का, लेकिन जब ये बात होगी कि इसकी कैसे फिर से इसको मतलब बनाया गया या कैसे आबाद किया गया तो आपका जिक्र आएगा। तो और मैंने ये भी सुना कि आपके नेतृत्व में ही ये पूरा शिक्षा बोर्ड जो है डेवलप हो रहा है, तो क्या रूपरेखा है, कैसे हम इसको शुरू से लेके जाने वाले हैं,
जो लोग इस शिक्षा बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं या जो मान्यता चाहते हैं, कैसे ये शिक्षा बोर्ड काम कर रही है? देखिए, पहली पंक्ति तो मैं आपसे ये जोड़ना चाहूंगा कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, उनकी एक बहुत ही वृहद संकल्पना थी कि राष्ट्र के निर्माण के लिए शैक्षणिक प्रक्रिया और उसकी पृष्ठभूमि को राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा जाए। और ये संकल्पना साकार करने के लिए उन्होंने अनवरत पुरुषार्थ किया और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी इन संकल्पना को वैधानिक स्वरूप दिया और भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार ने सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योग पीठ द्वारा स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित के रूप में एक स्वरूप दिया। तो पूज्य स्वामी जी की जो संकल्पना थी और जो हमारे ऋषि परंपरा के, ऋषि चेतना से जुड़े हुए राष्ट्र के जितने भी यशस्वी लोग, जिनके हृदय में भारत है, वो सारे लोगों की जो इच्छाएं थी वो ये थी कि ऐसी पद्धति आए। उस पद्धति को स्वरूप देने के लिए और भारत की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो भारत सरकार ने दिया है, उसकी भी मैं प्रशंसा करूंगा कि भारत सरकार ने भी इस दिशा में एक अग्रणी कदम उठाया है और हमें ताकत दिया है कि हम बोर्ड के माध्यम से अब भारत सरकार द्वारा स्थापित फ्रेमवर्क के अंदर भी प्रामाणिक रूप से ला सकते हैं। अच्छा, पहले ये विरोध कर सकते थे लोग कि भारत सरकार का तो फ्रेमवर्क दूसरा है और आप दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस पूरी की पूरी अवधारणा को, शिक्षा को एक सांस्कृतिक मोड़ दे दिया है, चेतना को राष्ट्रीय चेतना और अपनी पूरी यात्रा के साथ जोड़ने का एक भावभूम दे दिया है। अब हमारे लिए सुविधा हो गई है अपने पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों को, विरचन को वह रूप देना जिससे कि पूज्य स्वामी जी का जो लक्ष्य था और पूरे जो राष्ट्र के जो जितनी भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जितने भी संगठन इससे जुड़े हुए, जो उनकी चेतना थी, उसमें मैं विशेष रूप से मैं उल्लेखनीय नाम लेना चाहूंगा विद्या भारती का, जिन लोगों ने सरस्वती शिशु मंदिरों के माध्यम से एक प्रयास किया था इस दिशा में, और उसी प्रयास को हम और अधिक सुव्यवस्थित, सुगठित स्वरूप में पूरे भारत में अखिल राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हमें विधिक शक्ति दिया है इस बोर्ड को, उसका उपयोग करते हुए इसके प्रचार, प्रसार और फैलाव की कोशिश करें। अच्छा, वो आपने बताया, वरना एक चर्चा ये भी थी कि ये तो स्वामी रामदेव जी का बोर्ड है, वो अपने हिसाब से इसको डेवलप करेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं होगा कि इस बोर्ड में तमाम पूरे हिंदुस्तान के जो उस तरह के शिक्षाविद लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं और भी तमाम तरह से लोग जुड़े हुए हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं। केवल जिम्मेदारी बाबा रामदेव जी के पास में है, बल्कि सरकार ये चाहती है बोर्ड लेकर आ रही है। ऐसा है, ये कुछ ऐसा है? ये सरकार के मॉडल बायलॉज के आधार पर ही बोर्ड बना है सर्वेश जी। कोई भी कानून देश का ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति अपना बोर्ड बना लेगा। यह भारत सरकार ने ही इंपावर किया और एक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए और एक मॉडल बायलॉज बनाकर उसके आधार पर ईओआई जारी करके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करके पतंजलि योग पीठ का चयन हुआ है और इसमें 7 मेंबर भारत सरकार के हैं। अच्छा, चेयरमैन सीबीएसई, डायरेक्टर एनसीईआरटी और 5 वाइस चांसलर स्तर के लोग जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर हैं, वो भारत सरकार ने नामित किया उनको। और ये भी था कि जो अगर बोर्ड गठित होगा तो उसमें जो बोर्ड में मेंबर होंगे उनके लिए भी डोमेन और योग्यताएं निर्धारित हैं। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को भी हम बोर्ड में डाल देंगे, ये गवर्नमेंट के मॉडल बायलॉज में है। तो इसलिए ये भारत सरकार द्वारा सशक्त और भारत सरकार की जो मूल अवधारणाएं हैं उसको भारतीय चेतना के साथ, बच्चों को वैश्विक नागरिक भारतीय मूल्य के साथ गढ़ने के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय बोर्ड है जिसमें पूज्य स्वामी जी और हम लोग उसको स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अनेक शिक्षाविद, अनेक वाइस चांसलर्स, अनेक स्कूल एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट, अनेक खिलाड़ी
अनेक वैज्ञानिक, वो सब जुड़े हुए हैं। आपको मैं ये बता सकता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी में हमारे कम से कम उसमें 9 पद्म अवार्डी लोग हैं। अच्छा। जो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो इसलिए ये बोर्ड कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कि हम कहें कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये तो सिर्फ जो है भारत की जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको स्थापित करने का पुनर्प्रयास तो नहीं ये है, जैसा मैंने शुरू में जैसा आपने कहा था जी, ये बिल्कुल नहीं है। यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ वैश्विक क्षितिज पर एक उत्कृष्ट समर्थ ज्ञानवान भारत के आधुनिक निर्माण की रूपरेखा है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, वो व्यक्तिगत है। जैसा कि मैं जानता हूं आपके प्रशासनिक कार्यकाल को भी मैंने पढ़ा है और एक लंबा इतिहास रहा है आपका। मुझे लगता है सरकार के सिस्टम में भी आप रहे, जिले को तो मैनेज किया आपने, आप मंत्रालय में भी रहे हैं। आपको रिटायर होने के बाद कई विकल्प आपके सामने थे, बहुत कारपोरेट घराने भी थे, पॉलिटिकल दायित्व भी आ सकता था आपके पास, लेकिन शिक्षा बोर्ड को क्यों चुना आपने? बाबा रामदेव जी को क्यों चुना आपने? पूज्य स्वामी जी की जो अवधारणा थी कि शिक्षा को केंद्र में रख करके ही और शिक्षा में ही आमूलचूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, करके ही राष्ट्र के लिए सही रूप में योगदान किया जा सकता है। और वानप्रस्थी होने के बाद अगर मुझे राष्ट्रहित में कुछ करना है तो उसमें विकल्प में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग यही हो सकते थे जी। लेकिन स्वास्थ्य और उद्योग की भी गंगोत्री शिक्षा है। हाँ, यही से निकलता है सारा कुछ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही मेरे लिए शेष जीवन को राष्ट्र को आहुति देने के लिए, अपनी ऊर्जा को, अपने प्रयास को यज्ञ रूप देने के लिए इस महायज्ञ में सम्मिलित होना ज्यादा उचित लगा। और ये ऊर्जा और ये जो यज्ञ हो रही है आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की दशा दिशा तो बदल ही देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ईश्वर प्रणिधान में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति जो है ईश्वर प्रणिधान, कि आप अपना प्रयास करो, रेनंसिएशन फ्रॉम फ्रूट्स ऑफ कर्म, जो गीता का सिद्धांत है, कर्मणैव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, समत्व योग उच्यते। हम अपना प्रयास करेंगे, फल जो होगा वह उसका एक सम्यक प्रतिफलन होगा और वो ईश्वर को समर्पित है। यही मूल अवधारणा भी हमारी यही थी कि हम लोग अभी क्या है कि हम देखते हैं कोटा में पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर लिए, कहीं रहने वाले बच्चे सुसाइड कर लिए। बहुत छोटी बात कर रहा हूं मैं, इतनी गंभीर बात के बाद। लेकिन मैं जब पहुंचा मनोवैज्ञानिक जो लोग होते हैं उनसे ये पता करने के लिए आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसने एक लाइन में बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि जब हम पहले हुआ करते थे तो हम काम करते थे और ईश्वर के भरोसे छोड़ देते थे। हम ये कभी नहीं मानते थे कि ये हमारे जरिए हो रहा है और हमको ही करना है। आज की पीढ़ी, जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, उसने बताया है कि जो है आप हैं, अगर आप फेल हुए तो सारा कुछ फेल है। यही वजह की जो नई पीढ़ी है ना, उसको लगता है कि खुद को खत्म कर लो। हम उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको यह साफ हो गया होगा कि हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की गई और उस साजिश ने हमारी युवा को किस जगह पे खड़ा कर दिया वो आप देख रहे होंगे, कितना हल्का बना दिया। लेकिन भला हो इस बात का कि सनातन पद्धति जिंदा है और आज भी तमाम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है और कैसे काम कर रहा है। अगर ये दो चीज समझ में आ गई तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगले 2 दशक, 3 दशक, या मैं कहूंगा कि 1 दशक बाद ही इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नई ऊर्जा और नई शख्सियत के साथ और आपको आगे के लिए कुछ और आइडियाज देते हैं।